हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। बहुत बढ़िया एकदम, मैं भी बहुत बढ़िया एकदम। बच्चों, अब हमारा चैप्टर 2 का एक लास्ट पड़ाव आ गया है, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स जो हम एनसीईआरटी के करते हैं और एग्जाम्पलर के करते हैं, राइट। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। जैसे कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्कूल्स में, लगभग सारे स्कूल्स में इस टाइम हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, टर्म 1 एग्जाम्स चल रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट 3 दिन पहले खत्म हो चुका था, थियोरेटिकल पार्ट। तो बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि साइंस का एग्जाम हो चुका हो और उनके इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो नहीं हो पाए हों। बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर हमने बहुत लेट शुरू किया था, तो हो सकता है कि इस वजह से आपका ये चैप्टर मिस हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये चैप्टर बोर्ड्स में तो आएगा ना। जो फरवरी मार्च में लास्ट में फाइनल एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम होंगे, तो उसमें तो पूरा सिलेबस आएगा। तो हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है, हमें पूरी साइंस करनी है, हमें सिर्फ कुछ पीरियोडिक टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वी आर फोकसिंग ऑन बोर्ड्स एग्जाम्स, राइट बच्चों। तो चलो, ये पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन हमारे लेक्चर से थोड़ा अलग है, जो क्वेश्चन का आंसर मेरे लेक्चर में डायरेक्ट मिल रहा है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। अब सपोज करो कि क्वेश्चन ये आया, राइट द इक्वेशन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो क्वेश्चन हम कई बार अपने लेक्चर में मैं समझा चुका हूं कि मेटल और एसिड की रिएक्शन में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉल्ट वगैरह बनता है। ठीक है, तो उसको बार बार करने से, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। जो नया क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, यू आर प्रोवाइडेड, दिस इज द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये बैक एक्सरसाइज का नहीं है, ये जो अंदर जो होता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो है। पेज नंबर मुझे नहीं पता, पेज नंबर देख लेना, बट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि यू आर प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब। यस, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। देखो उसका सॉल्यूशन देखो, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या भरा हुआ है, टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। आई थिंक ये पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना इस टाइप का, चलो दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है। एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है। मान लेते हैं इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, या इसमें है, या इसमें, हमें नहीं पता किसमें है, किसी भी एक में डिस्टिल्ड वाटर है, बाकी 2 में क्या है, एसिड और बेस है। ओके, एंड वी हैव ओनली रेड लिटमस पेपर, हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है। तो क्या करेंगे, एक काम करेंगे, पहले रेड लिटमस पेपर तीनों में ऐसे डिप करके देखेंगे। हमने रेड लिटमस पेपर इसमें डिप किया, फिर हमने इसमें डिप किया, फिर हमने इसमें डिप किया। तो जिस टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस बन जाता है, वो कौन सा होना चाहिए, दैट इज बेसिक इन नेचर। वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, बेसिक होगा। मान लो हमने टेस्ट ट्यूब ए में रेड लिटमस को डुबाया, डिप किया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब ए में या तो वाटर होगा या फिर एसिड होगा, क्योंकि एसिड और वाटर दोनों ही रेड लिटमस को चेंज नहीं करते। देन वी कम ऑन टू टेस्ट ट्यूब बी। हम टेस्ट ट्यूब बी पर आ गए, टेस्ट ट्यूब बी में हमने रेड लिटमस डाला। मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब बी में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, दैट मींस टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, टेस्ट ट्यूब बी में बेसिक सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं इसमें बेसिक सॉल्यूशन है। ये बेसिक हमें पता चल गया, इसे अलग कर दो, इस टेस्ट ट्यूब को अलग कर दो, हटा दो इसको। अब नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 टेस्ट ट्यूब्स, ए एंड सी। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स बची। अब जो हमारा ब्लू लिटमस बन चुका है, नाउ वी हैव ब्लू लिटमस। अब ब्लू लिटमस इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में बारी बारी से डालते हैं। हमने ए में ब्लू लिटमस डाला, कोई चेंज नहीं हुआ। हमने सी में ब्लू लिटमस डाला, वो रेड में चेंज हो गया।
सी में ब्लू लिटमस डाला, वो रेड में चेंज हो गया। दैट मीन्स कि सी में क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, सी में एसिडिक सॉल्यूशन है। बी क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन, सी क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन, तो ए क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। बोलो समझ में आई कहानी, क्लियर हुआ? ए बी सी एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, ठीक है। हम कोई भी ट्यूब मान सकते हैं, हम ए टेस्ट ट्यूब भी मान सकते हैं। मान लो ए टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में है, तो वी आर अज्यूमिंग, हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा। इसको बच्चों खुद लिख सकते हो ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। यू आर इन 10th क्लास, तो इसको अपना ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में, द टेस्ट ट्यूब इन विच वी गेट द ब्लू कलर, we get the blue color of the litmus, that test tube is contains basic solution, उस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। रिमूव दैट टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसको हमने सेपरेट कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू टेस्ट ट्यूब्स। नाउ द ब्लू लिटमस इज डिप्ड इन दीज टू टेस्ट ट्यूब्स वन बाय वन। द टेस्ट ट्यूब इन विच ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड अगेन, दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिड, उसमें एसिड है। बोलो क्लियर हुआ? ब्लू लिटमस दोबारा से रेड में चेंज हो गया तो वो एसिड है, और जो तीसरा टेस्ट ट्यूब बचा है ऑब्वियसली उसमें वाटर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? देखो कोई भी एसिडिक जो सब्सटेंस होता है वो दे रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है। तो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस, अभी जो कर्ड है या सॉर सब्सटेंसेस है उसमें एसिड होता है। वी नो कर्ड हैज लैक्टिक एसिड इन इट, तो कर्ड के अंदर एसिड है, जितने भी सॉर सब्सटेंसेस है उनके अंदर एसिड होता है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो मेटल के साथ रिएक्ट करके वो पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंस बना देगा। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट कीप सोर सब्सटेंसेस लाइक कर्ड, ऑल दीज सब्सटेंसेस इन कॉपर वेसल्स और ब्रास वेसल्स। तो सिंपली इसमें हम क्या लिखेंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस like curd react with metals to produce harmful substances, हमें पता है ना कि एसिड और मेटल की रिएक्शन में क्या होता है, पता है ना, वो सॉल्ट वगैरह बनता है, वो सब हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो फिर हमारी बॉडी को नुकसान करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल आंसर, ओके। चलो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया बीच में क्योंकि वैसा हम लेक्चर में कई बार कर चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल का कंपाउंड है जिसको हमने ए बोला, क्वेश्चन में उस कंपाउंड को ए बोला हुआ है, ठीक है। कोई ए कंपाउंड है मेटल का, रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस होता है कोई विग्रसली कोई गैस निकल रही है। एफरवेसेंस मींस, एफरवेसेंस मतलब होता है कि कोई विग्रसली गैस निकल रही है, बहुत तेजी से कोई गैस इवॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड एफरवेसेंस। तो जो भी गैस इवॉल्व हो रही है, हमें नहीं पता कौन सी गैस है वो, जो भी गैस इवॉल्व हो रही है, दैट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, वो गैस बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, पुट ऑफ कर देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो फायर को बुझा देती है? दैट इज वी नो वेरी वेल, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये जो एफरवेसेंस निकल रहे हैं, जो गैस इवॉल्व हो रही है, वो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस रिएक्शन की हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, अगर एक कंपाउंड जो प्रोडक्ट्स में कंपाउंड बन रहा है उसमें एक जो कंपाउंड है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट भी हमें दिया हुआ है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन लिखनी है, ये रिएक्शन लिखनी है। सी, क्वेश्चन समझ में आया ना? हमारे पास कोई मेटल का कंपाउंड है जिसको हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया,
वहां से अब हमें पता चल गया CO2 गैस निकली, ठीक है। तो CO2 गैस निकली मतलब क्या, एक प्रोडक्ट हमें पता चल गया, एक प्रोडक्ट क्या हुआ, CO2 गैस। अब हमें एक प्रोडक्ट और दिया हुआ है, हमें यह भी बोला हुआ है कि एक जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो वी आर हैविंग टू प्रोडक्ट्स, वी आर हैविंग टू प्रोडक्ट्स। देखो कैसे होगा ये। अच्छा, एक हमारे पास रिएक्टेंट भी मिल गया। रिएक्टेंट क्या है, डाइल्यूट HCl एसिड इज रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट हमें नहीं पता कौन सा है, ठीक है। मेटल कंपाउंड हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन HCl तो पता है ना। तो रिएक्टेंट वाला पार्ट भी हमें कुछ ना कुछ पता है और प्रोडक्ट्स वाला पार्ट भी हमें कुछ ना कुछ पता है। तो वहां से देखते हैं रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी। वी नो दैट वी आर हैविंग HCl डाइल्यूट HCl, और यहां पे कोई मेटल कंपाउंड है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं हम ए मेटल कंपाउंड है ना। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो गैस इवॉल्व होगी यहां पर वो फायर की एक्सटिंग्विशर है, दैट मींस CO2 गैस होगी। और गैस को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया CO2 गैस, ओके ना। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर हमें दो प्रोडक्ट्स मिल गए ना। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और ये गैस CO2 है, और यहां पर क्या है, एसिड है। नाउ लिसन केयरफुली, हमने एक रिएक्शन की थी कि कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये सॉल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहां A क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द A, व्हाट शुड बी A, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यहां पर कैल्शियम सॉल्ट बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है ना, कैल्शियम सॉल्ट बन रहा है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज हमें पता है ना कि कार्बोनेट्स और एसिड की रिएक्शन में कुछ सॉल्ट बनता है, और यहां पर किसका सॉल्ट बन रहा है, यहां पर कैल्शियम का सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। किसका सॉल्ट बन रहा है, कैल्शियम का सॉल्ट बन रहा है। तो यहां पर जो कार्बोनेट होगा वो किसका होगा, कैल्शियम का ही कार्बोनेट होगा ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगर यहां पर मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता तो ये क्या होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता। अगर यहां पर सोडियम क्लोराइड बनता तो ये क्या होता, सोडियम कार्बोनेट होता। कहानी समझ में आ रही है, कुछ पकड़ पा रहे हो ना। अच्छा, यहां पर क्या है, यहां पर हमें पता है कि H2O तो बनेगा ही बनेगा। बैलेंसिंग कर लेना भाई अपने आप, ठीक है, बैलेंसिंग करते रहना, इजी है इसकी बैलेंसिंग, ओके। चलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, व्हाट डज इट मीन। हमारे पास कोई HCl गैस है, हाइड्रोक्लोरिक गैस भी होती है, उस गैस को जब हम वाटर में पास कराएंगे तो वो एसिड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अब ये कोई हमारे पास ड्राई मतलब फ्री ऑफ मॉइस्चर, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ड्राई HCl गैस है। उस HCl गैस को अगर हम ड्राई लिटमस से कांटेक्ट कराएंगे तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले तो ये समझो कि जो ड्राई HCl गैस है कैसे प्रोड्यूस होती है। लिसन, हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में इस टेस्ट ट्यूब में वी हैव टेकन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। जब इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी तो एक गैस इवॉल्व होती है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो यहां से कुछ गैस के वेपर्स इवॉल्व होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो उसको हम बोलते हैं HCl गैस। अभी जो गैस होती है इट इज कंप्लीटली ड्राई, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया ताकि ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब जो ड्राई HCl गैस है इसके ऊपर हम
ये ड्राई लिटमस पेपर लेकर आते हैं, कोई सा भी कलर, सपोज ब्लू लिटमस लेकर आए, ठीक है। अब हम जानते हैं ना HCl क्या होता है, एसिड होता है, तो हमें लगा कि ब्लू लिटमस लाएंगे तो रेड में चेंज हो जाएगा। दिस इज नॉट एन एसिड, ये एसिड नहीं है, ये गैस है। गैस कलर चेंज नहीं करती, एसिड नहीं है ये। तो ये ब्लू लिटमस है, ड्राई लिटमस है, इसमें इसके ऊपर हमने रखा है ऐसे, तो इट डजंट चेंज इट्स कलर, इसका कलर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका कलर एसिड की प्रेजेंस में ही चेंज होगा। और एसिड का मतलब क्या? अगर कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस रिलीज करे तो वो एसिड होता है। यहां पर वाटर तो है नहीं, ये भी ड्राई है और ये गैस भी ड्राई है। ड्राई मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर, तो एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड का तो फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है, एसिड बनेगा ही नहीं। तो जब एसिड ही नहीं है तो ये कैसे अपना कलर चेंज कर सकता है? ये कलर चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर मान लो हम मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आते हैं, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा गीला, जिसमें मॉइस्चर हो थोड़ा बहुत, ऐसा लिटमस पेपर लेकर आते हैं तो तुरंत उसका कलर चेंज हो जाएगा, इट विल टर्न रेड, वो रेड में चेंज हो जाएगा। क्यों? ये जो ड्राई HCl गैस आ रही है, when it comes in contact with water present in this litmus paper, लिटमस पेपर के अंदर जो वाटर है, ड्राई गैस उसके कांटेक्ट में आएगी। अभी मैंने क्या बोला? जब HCl गैस वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है तो वो एसिड बन जाता है। तो ये जो ड्राई HCl गैस है, जब इस वाटर के कांटेक्ट में आएगी, इट विल टर्न इनटू एसिड एंड इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस। अब उसमें हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे, दैट मींस कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई ये जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ड्राई लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। बोलो, कुछ बात दिमाग में आ रही है ना? इसको लिखेंगे कैसे? इसे ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर, dry HCl gas does not show acidic character. Acid does not show acidic character with dry litmus. ठीक है, कोई एसिडिक कैरेक्टर मतलब कोई हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं होता। लेकिन जब हम मॉइस्ट लिटमस लेकर आते हैं, when dry HCl gas comes in contact with moist litmus, moist blue litmus लिख देते हैं, moist blue litmus, then it releases hydrogen ions, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे, it releases hydrogen ions and shows acidic character. Hence moist blue litmus changes to red. पढ़ो आंसर ध्यान से, जो मैंने बोला है एग्जैक्टली वही लिखा है। तो एग्जाम में अगर ये आंसर लिख के रहोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो ड्राई HCl गैस है ना, हमें देखो एक्सपेरिमेंट से शो करना है कि जो ड्राई HCl गैस है वो ड्राई लिटमस का कलर चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट में शो करना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो रेनी सीजन है या विंटर्स में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, मॉइस्चर ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो ये जो ड्राई HCl गैस निकल रही है, बीच में क्या है? एयर है, तो एयर से मॉइस्चर को गेन कर लेती है। ठीक है, तो ये जो ड्राई HCl गैस है ये क्या हो जाएगी? ये थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाएगी। अब मॉइस्ट हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें मॉइस्चर आ गया है, HCl गैस हैज कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर,
मॉइस्चर आ गया इसके अंदर, तो ये कुछ एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और ये हमारा लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट से हम क्या शो करना चाहते हैं, हम ये शो करना चाहते हैं कि जो ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस का कलर चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब हमें जो HCl गैस है ना उसको ड्राई बनाए रखना है, उसमें मॉइस्चर ना आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस गैस को हम एक हमारे पास गार्ड ट्यूब होती है, उस गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ बच्चों, तो उस गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। जैसे मान लो ये HCl गैस निकल रही है ना, तो एक ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं गार्ड ट्यूब। तो पहले ये जो हाइड्रोक्लोरिक गैस निकल रही है, मान लो इसमें मॉइस्चर आ गया, तो इस गैस को पहले हम इस गार्ड ट्यूब के अंदर पास कराएंगे, जिसके अंदर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड उस सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका मतलब ये जो गैस निकली है वो फिर से क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। अब जो ड्राई गैस है वो डिलीवरी ट्यूब से होते हुए फिर आगे जाएगी। ठीक है, इस तरह से होता है। क्लियर हो गया? देखो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. तो which one has higher hydrogen ion concentration and which is basic and which is acidic? Easy question है। हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं A and B। सॉल्यूशन A का जो pH वैल्यू है that is 6 और B का pH वैल्यू है 8। तो pH वैल्यू अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, और pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है तो वो बेसिक होता है। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। Which has higher hydrogen ion concentration? अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, एसिड की ज्यादा होगी। पता है ना ये बात कि एसिड में जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाता है तो उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बेसिक सॉल्यूशन बनता जाएगा उसमें कम हाइड्रोजन आयंस होंगे। राइट, हम कैसे भी इसको समझ सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वो और ज्यादा एसिडिक होता जाएगा और उसका पीएच वैल्यू और कम होता जाएगा। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाएगी वो और ज्यादा बेसिक होता जाएगा और उसकी क्या बोलते हैं, बेसिक होता जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होती जाएगी और हाइड्रोजन आयंस कम होते जाएंगे। ठीक है, और जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू भूल गया था, जो पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, 7 से इंक्रीज होती जाएगी। बोलो समझ में आ गई? अब यही हमें बताना है, इसमें क्या लिखना है, सिंपल। इसमें पूरा आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूं। यू कैन राइट इन योर नोट्स, जो भी आप लोग बना रहे हो। इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, विच हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, अब इतना तो लिख सकते हो भाई, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, 6 का ज्यादा होगा क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू कम है। अच्छा, अगर मान लो एक 6 होता, ये तो 7 से ज्यादा हो गया, अगर मान लो पीएच वैल्यू 6 होता और एक की पीएच वैल्यू 3 होती तो उसमें किसका हाइड्रोजन ज्यादा होता, कंसंट्रेशन 3 वाले का ज्यादा होता, क्योंकि 3 वाला ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ओके, पीएच वैल्यू जिसकी 8 है, सॉल्यूशन बी की पीएच वैल्यू 8 है, तो इट हैज लोअर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दैट मींस कि जो 8 वाला है वो ज्यादा बेसिक होगा और जो 6 वाला है वो एसिडिक होगा। सिंपल ये लिखना है बस। क्लियर हो गया? चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव
ऑन एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, ये तो बल्कि मुझे कराना भी नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी करा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में जितना हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी एसिडिक नेचर कैसे उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन ये है कि एसिडिक नेचर हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है। वेरी इजी, एसिडिक नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन is directly proportional to the hydrogen ion concentration. More the hydrogen ions, more is the acidic nature of that solution. बस सिंपल है, कई बार कर चुके हैं। चलो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। Do basic solution also have hydrogen ions? If yes, then why are they basic? क्या जितने भी हमारे या जितने भी ज्यादातर जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं क्या उनमें भी हाइड्रोजन आयन होता है? यस, उनमें भी होता है, बट इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जितने भी हमारे बेसिक सॉल्यूशंस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या जो भी है, उसमें भी थोड़ा सा हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, बट दैट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी लेस, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओके, आंसर मैंने दे दिया पूरा, इसमें है इफ यस, अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, देन व्हाई आर दे बेसिक, क्यों बेसिक क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है और उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? दे कंटेन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, डू दे कंटेन? यस, दे कंटेन हाइड्रोजन आयन, बट in very less quantity, बहुत ही कम क्वांटिटी में कंटेन करते हैं, एंड दे हैव they have hydroxide ions in large quantity, that's why they are basic in nature. तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर वुड स्प्रेड और ट्रीट हिज सॉइल विद क्विकलाइम, स्लेक्ट लाइम एंड चॉक। कोई भी फार्मर, कोई भी किसान अपने खेत की जो मिट्टी होती है उस सॉइल के अंदर चॉक पाउडर या क्विक लाइम या स्लेक्ट लाइम कब डालता है? देखो, क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ट लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चॉक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल दीज आर बेसिस। कैल्शियम कार्बोनेट बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेस होता ही है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम इज व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मेटालिक ऑक्साइड है, और मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये ऑल दीज आर बेसिस। कहने का मतलब ये है कि वो जो फार्मर है वो अपने सॉइल के अंदर बेस ऐड कर रहा है। क्यों ऐड कर रहा होगा वो? क्योंकि उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई होगी, ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड से फर्टिलाइजर बनता है। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा हम फर्टिलाइजर का ओवर यूज कर लेते हैं तो वो जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर की बन जाती है, विच विल हार्म द क्रॉप्स, वो प्लांट्स को और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेस डालना जरूरी है। तो दीज आर द बेसिस विच आर एडिड बाय द फार्मर। तो इसका आंसर क्या होगा? Overuse of fertilizers increase the acidity of soil. So, to neutralize the acidity, some bases like कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट,
आर एडिड टू इट, सॉइल के अंदर ये बेसिस हम ऐड कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, फिर से न्यूट्रलाइज। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम ज्यादा ही बेस डाल देते हैं, ज्यादा जोश में आ गया फार्मर, ज्यादा बेस डाल दिया बेचारे ने, तो क्या हो गया, वो जो सॉइल है वो बेसिक बन जाएगी, विच इज अगेन हार्मफुल टू द क्रॉप्स। जो सॉइल होती है ना वो थोड़ी सी एसिडिक, थोड़ी सी बेसिक, मतलब न्यूट्रल भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। तो अगर हम बेस ज्यादा डाल देंगे तो बेसिक हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एसिड डालना पड़ेगा। और कौन सा एसिड डालते हैं हम, मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर जो होता है ना, मैन्योर कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड्स, तो मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर होगी बात? चलो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। ये अब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए हैं, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेस हैं। उसका सेकंड क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। अगर कोई अंडे खाता है, कोई एग खाता है, तो जो बाहर का जो व्हाइट कलर का जो शेल होता है उसका, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो उसको ये पता होना चाहिए जो अंडे खाने वाला है कि जो बाहर कलर का जो बाहर का जो शेल होता है उसको जब हम क्रश करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का एक पाउडर टाइप हो जाएगा। पूरी तरह से पाउडर नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा पाउडर बन जाएगा उसका। तो उस पाउडर को, उस क्रश्ड एग शेल को जब हम किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें कोई ऐसी गैस मिलती है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। अब यहीं से पता चल गया हमें कौन सी गैस है, वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, दैट मीन्स इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हमें वही सॉल्यूशन बताना है, ये सॉल्यूशन बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए। हमें ये भी पता है कि जो क्रस्ट एग शेल्स है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई भाई, बताओ, सोचो कौन सी रिएक्शन हुई, कार्बोनेट और HCl एसिड, कार्बोनेट और HCl एसिड। ये ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में HCl एसिड आएगा। हमें पता है ना कि कार्बोनेट्स और एसिड की रिएक्शन में CO2 गैस इवॉल्व होती है, यहां पर CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो ऑप्शन में क्या है, HCl है, तो HCl इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन इसकी हम लिख चुके हैं कई बार लेक्चर में भी, और जो पिछले क्वेश्चंस हमने करे थे उसमें भी लिखी होगी, तो रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूं, तो HCl इज द आंसर, राइट। चलो बच्चों, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 10 ml of solution of NaOH is completely neutralized by 8 ml of solution of HCl। हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन है 10 ml, ठीक है, और हमारे पास 8 ml HCl का सॉल्यूशन है। तो जो HCl है वो कितना है, 8 ml है, NaOH कितना है, 10 ml है। दोनों को मिलाया तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है NaOH का। दिस इज द क्वेश्चन। आगे क्या दिया हुआ है, नाउ इफ वी हैव 20 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, अगर हमारे पास NaOH 20 ml हो गया तो हमें HCl सॉल्यूशन अब कितना चाहिए उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। किसे न्यूट्रलाइज करना है, NaOH सॉल्यूशन को। पहले हमारे पास NaOH कितना था, पहले हमारे पास NaOH था कितना, 10 ml। इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना HCl चाहिए था, कितना HCl चाहिए था, 8 ml, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ वी हैव दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। नाउ NaOH कितना हो गया, 20 ml हो गया, हमारे पास NaOH 20 ml है। अब इस 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना HCl चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। अब अगर इसमें थोड़ा सा सेंस लगाएं तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे मान लो पहले 10 था तो हमें 8 चाहिए था, अब 20 हो गया, अब कितना चाहिए, 10 से 20 हो गया मतलब डबल हो गया, 10 से 20 हो गया मतलब डबल हो गया, तो ये भी डबल चाहिए होगा। ये पहले 8 था, अब ये कितना चाहिए होगा, 16, तो ये भी डबल हो गया, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसको तरीके से कैसे करते हैं,
अगर मान लो वहां पे डबल ना आया, मान लो ऐसे आ गया कि पहले 10 था अब 15 हो गया, अब 10 से 15 हो गया, अब कैसे करोगे भाई? 10 से 20 तो हमने देख लिया डबल हो गया, 10 से 30 देख लिया कि ट्रिपल हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में तो इजी हो जाता है। लेकिन अगर 10 से मान लो 15 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, तो फिर क्या करोगे? फंस जाओगे। तो इसका एक तरीका है। तरीका क्या है देखो सॉल्व करने का। हमारे पास 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl कितना रिक्वायर्ड है? 8 ml। मतलब दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं कि इतना NaOH है हमारे पास, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl हमें चाहिए, वो रेशियो पता चल जाएगी। ठीक है कि इतना पार्ट्स अगर हम NaOH लेते हैं तो इतना पार्ट हमें HCl लेना पड़ेगा, तब न्यूट्रलाइज होगा जाके। तो वो जो रेशियो होगी वो फिक्स्ड होती है रेशियो, ठीक है, वो बदलती नहीं है। तो हमें पता है अगर हम रेशियो निकालते हैं NaOH कितना है अपॉन HCl, NaOH अपॉन HCl। NaOH कितना हमने लिया? पहले 10 था और HCl कितना था? 8 था। तो ये हमने क्या 10:8, 10/8 रेशियो फाइंड आउट कर ली, इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 5 जा 2 4 जा, तो रेशियो कितनी आ गई? 5/4। मीन्स अगर हमारे पास 5 ml NaOH है तो हमें 4 ml HCl की जरूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। 5 ml NaOH है तो 4 ml HCl की जरूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये रेशियो हमें पता चल गई, 5 parts of NaOH and 4 parts of HCl acid. Now रेशियो पता चल गई। अब हमारे पास NaOH कितना है? 20। HCl कितना है हमें नहीं पता, हमने X मान लिया, HCl को हमने X मान लिया। NaOH अब कितना है? 20 ml है। HCl रिक्वायर्ड कितना है? X ml है। रेशियो फाइंड आउट कर लो, 20/X। 20/X, इसकी भी रेशियो हमने फाइंड आउट कर ली। 20/X रेशियो कितनी है? रेशियो तो फिक्स रहती है ना। रेशियो हमने कितनी निकाली थी? 5/4। तो 20/X भी किसके इक्वल होना चाहिए? 5/4 के इक्वल होना चाहिए। तो 20/X 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। देखो आंसर 16 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो मतलब हमें 16 ml HCl चाहिए। हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली ना NaOH और HCl की कि इतना NaOH है हमारे पास, तो कितना HCl हमें चाहिए। रेशियो पता चल गई हमें 5:4। 5 पार्ट्स ऑफ NaOH है तो 4 पार्ट्स हमें HCl लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 ml अगर या 5 ग्राम्स ले लेते हैं, चलो अगर मास की बात करें, 5 ग्राम्स अगर हमारे पास NaOH है तो 4 ग्राम्स हमें HCl लेना पड़ेगा, तब जाके न्यूट्रलाइज होगा। तो रेशियो हमें पता चल गई 5/4 ही होगी हमेशा। अब हमारे पास 20 ग्राम्स या 20 ml NaOH है, 20 ml NaOH है, HCl कितना है? हमने X मान लिया, तो दोनों की रेशियो 20/X। रेशियो हमें पता है पहले से ही कितनी रेशियो होनी चाहिए? 5/4 होनी चाहिए। तो 20/X को हमने 5/4 के इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है। हमें उसमें क्या एक सिंपल सी इक्वेशन लिखनी है, बाकी के जो पार्ट्स हैं दीज आर वेरी इजी। तो जो सी पार्ट मैंने लिया ये थोड़ा सा मुझे नया लग रहा है। देखो हमें सिंपल रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमें एल्यूमिनियम से करानी है। एल्यूमिनियम पाउडर है, पाउडर फॉर्म में एल्यूमिनियम क्रश करके पाउडर बना लिया। तो हमें बेसिकली क्या करना है? एल्यूमिनियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराना है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं, आ जाओ। तो दिस इज एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड दिस इज H2SO4 डाइल्यूट। ये रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्शन होगी आपस में। तो क्या होगा? देखो यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा,
ये जो एल्यूमिनियम है ये सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 3SO4 होल थ्राइस, SO4 होल थ्राइस, इसको होल बोलते हैं। जो ब्रैकेट है ना, दिस इज होल थ्राइस, बाहर 3 लिखा हुआ है तो थ्राइस, अगर 2 होता है तो ट्वाइस। तो दिस इज व्हाट, एल्यूमिनियम सल्फेट। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। और क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए बताओ, क्या बनना चाहिए? एसिड है और मेटल है, क्या बनना चाहिए? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, चलो इसको बैलेंस कर देता हूं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखो बैलेंसिंग तो आती होगी ना, जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर है उतने उधर होने चाहिए। तो इसमें देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम के इधर कितने हैं 2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। इधर सल्फर का कितना है 3, इधर कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 3 12, मल्टीप्लाई होती है 4 3 12, 12 ऑक्सीजन है। इधर कितना है 4 ऑक्सीजन है। तो अगर इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सल्फर कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 3 12, इधर ऑक्सीजन 12 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 12 है, मतलब सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ आर बैलेंस्ड। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 2 पहले था, 3 लिख दिया हमने, 3 2 6, इधर 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके बच्चों, आगे बढ़े। हाँ जी बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया। 5 सॉल्यूशन है हमारे पास, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, बैक एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, इन पांचों सॉल्यूशन को जब हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ट्रीट कराया, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच पेपर, ठीक है, तो पीएच पेपर के साथ हमने इनको ट्रीट कराया, मतलब पीएच पेपर के ऊपर इनका कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन को डाला हमने, तो वहां से हमें पीएच वैल्यू पता चली। पीएच वैल्यू ये दी हुई है रेस्पेक्टिवली, मतलब ए का पीएच वैल्यू कितना है 4, बी का कितना है 1, सी का कितना है 11, ऐसे ऐसे पीएच वैल्यूज दी हुई है। नाउ विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल में पीएच वैल्यू क्या होती है 7 होती है, 7 है यहां पर कहीं, 7 है, किसकी है 7, डी की, तो डी इज न्यूट्रल। ठीक है, डी इज द आंसर। बी पार्ट है स्ट्रांगली एल्कलाइन, मतलब स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेसिक कौन सा होगा? जिसका पीएच वैल्यू 7 से बहुत ज्यादा होगा। देखो सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर 11, तो 11 क्या है स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा, और 11 किसका है 11 है सी का, सी, तो ये हो जाएगा सी, राइट। फिर आता है वीकली एसिडिक, सी पार्ट है वीकली एसिडिक, मतलब वीक एसिड कौन सा है 7 से नीचे जो वैल्यूज होती है वहां से एसिड शुरू हो जाता है, और जितनी कम वैल्यू होती जाएगी उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। तो यहां पर देखो 7 9 तो थोड़ा बेसिक हो जाएगा, 11 तो और ज्यादा बेसिक हो जाएगा, 1 बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि 4 आएगा इसका आंसर। 4 किसका है ए, तो वीकली एसिडिक कौन हुआ ए हुआ। स्ट्रांगली एसिडिक, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, ये रहा 1 किसका है बी का है, तो स्ट्रांगली एसिडिक कौन बी। वीकली एल्कलाइन, वीक बेस कौन सा होगा 9, ठीक है, 9 किसका है ई का है, तो ये हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन बहुत। अब हमें क्या करना है, पीएच वैल्यूज को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे ही होता है ना।
तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। रिकॉल करो, कुछ याद आया? सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसकी? जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा। स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन है? स्ट्रांगली एल्कलाइन है हमारा सी। स्ट्रांगली एल्कलाइन सी है, तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन इसी के पास होंगे, तो ये हो जाएगा सी। पीएच वैल्यू लिख देते हैं ब्रैकेट में, कितना है पीएच वैल्यू इसका? 11 है। उसके बाद कौन आएगा? अब देखो, उसके बाद क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, है ना? 9 मतलब ई। देखो इंक्रीज हो रहा है ना, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन आयन फिर किसका आना चाहिए? 7 का। ठीक है, तो शुड बी 7 किसका है? डी का है। डी 7 लिख दिया। फिर किसका ज्यादा होना चाहिए? 4 का। 4 है ए। ए लिख दिया ब्रैकेट में, 4 लिख दिया। और सबसे ज्यादा किसका? 1। पीएच वैल्यू सबसे कम है इसकी, तो इसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये कौन सा है? बी। So this is the answer. क्लियर हो गया? चलो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन देखा है लैब में, सबने देखा होगा। एक मैग्नीशियम का रिबन होता है, रिबन टाइप होता है। तो मैग्नीशियम रिबन की इक्वल लेंथ हमने ली। 2 मैग्नीशियम रिबन्स है हमारे पास, ठीक है, इक्वल लेंथ के। उन दोनों को हमने टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में ले लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में थोड़ा सा मैग्नीशियम रिबन, टेस्ट ट्यूब बी में थोड़ा सा मैग्नीशियम रिबन, राइट? मतलब दोनों टेस्ट ट्यूब्स में मैग्नीशियम मेटल है। अब टेस्ट ट्यूब ए में हमने HCl एसिड डाला और टेस्ट ट्यूब बी में हमने कौन सा डाला? एसिटिक एसिड डाला। अब बताना है कि दोनों में फिजिंग किस में ज्यादा होगी, मतलब किस में ज्यादा विगरसली गैस इवॉल्व होगी। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं। क्या होगा इसमें? मैग्नीशियम, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या है भाई? टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने क्या डाला? HCl डाला। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस बनेगी। एंड दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस। इसमें ज्यादा विगरसली फिजिंग होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वेरी फास्ट। क्यों? बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सिंपल रीजन है, क्योंकि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या किया? मैग्नीशियम लिया और ये वाला एसिड डाला टेस्ट ट्यूब बी में। ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। तो ये डाला, दिस इज अ वीक एसिड। ये विनेगर है, विनेगर में यही एसिड होता है। तो ये वीक एसिड है और वीक एसिड में वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होगा, तो फिजिंग इतनी ज्यादा विगरस नहीं होगी, तो इसमें होगा स्लो। और बनेगा क्या? इसमें बनता है मैग्नीशियम एसीटेट, CH3COO Mg, और ये बन गया हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस नहीं है ना? अच्छा, बैलेंस करने के लिए इसे हमने CH3COO होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम एसीटेट और ये हाइड्रोजन गैस है। ओके बच्चों, तो यहां 2 लिख दिया। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। मतलब ये स्लो प्रोसेस है, बिकॉज एसिटिक एसिड इज वेरी वीक एसिड। तो वीक एसिड के साथ मेटल्स की जो रिएक्शन है वो भी बड़ी स्लो होती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सी, ये क्वेश्चन है बच्चों, मिल्कमैन एड्स
a very little amount of baking soda to fresh milk. फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है। ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं ये भी डालती हैं, और जो मिल्क मैन वैसे होता है वो भी डालता है। क्यों डालते हैं पहले वो समझो। बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर, एंड मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, जिसका जो पीएच वैल्यू है दैट इज अराउंड 7 से थोड़ा सा कम होता है, 6 के अराउंड होता है। दैट मीन्स कि मिल्क थोड़ा सा एसिडिक है, और हम जानते हैं मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है थोड़ा सा, ठीक है, और उसी का फिर कर्ड बनता है। लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो उसका कर्ड बन जाता है। तो लेकिन जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें जो लैक्टिक एसिड होगा दैट इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और उसकी वजह से जो पीएच वैल्यू होगा मिल्क का वो 6 होता है, अराउंड 6 होता है। तो इसीलिए उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है ताकि वो मिल्क खराब ना हो, वो मिल्क सोर ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में हम सबको पता है कि जो दूध है, जो मिल्क है वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड ज्यादा इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू सम बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से एसिडिक जो कैरेक्टर है मिल्क का वो इंक्रीज होने लगता है, तो उसका पीएच वैल्यू गिरने लगता है, कम होने लगता है। पहले 6 था, अब 6 से कम होने लग जाएगा, तो दैट मिल्क विल टर्न सोर, वो खराब हो जाएगा। हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, तो बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके रखेगा। जो लैक्टिक एसिड है मिल्क के अंदर, बेस उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो वो जो मिल्क है वो सोर नहीं होता, वो खराब नहीं होता, ठीक है। बेस जो है, जो मिल्क है वो सोर क्यों हो रहा है? एसिड की वजह से ना, और हमने बेकिंग सोडा डाल दिया तो वो एसिड का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका यही है, व्हाई डज ही शिफ्ट पीएच ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। पहले 6 था जो उसका पीएच, वहां से शिफ्ट करके उसको स्लाइटली अल्कलाइन क्यों बनाया? क्यों बनाया? टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन द मिल्क सो दैट इट डज नॉट टर्न सोर। ये आंसर लिख दो बस, बात समझ में आ गई। चलो बी पार्ट देखो, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब उस मिल्क में हमने क्या मिलाया हुआ है? बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है, बेस मिलाया हुआ है। उस बेस ने क्या काम किया हुआ? उसने लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया हुआ है, तो एसिड की जो प्रेजेंस है मिल्क के अंदर वो बहुत कम हो चुकी है। एसिड का जो असर है वो बहुत कम हो चुका है, और जो कर्ड बनता है वो एसिड की वजह से ही बनता है, तो एसिड का असर तो खत्म हो गया, तो इसीलिए कर्ड को बनने में बहुत टाइम लगेगा। उसमें हमें एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा कर्ड डालना पड़ता है, पता है ना। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए उसमें हमें 1-2 चम्मच कर्ड डालनी पड़ती है, तब जाके वो कर्ड बनता है। क्यों? क्योंकि उस मिल्क में जो एसिड है, पहले से जो एसिड प्रेजेंट है वो तो न्यूट्रलाइज किया हुआ है बेकिंग सोडा डाल के, उसके ऊपर से फिर हमें थोड़ा सा और कर्ड मतलब कि लैक्टिक एसिड डालना पड़ता है, ताकि उसमें फिर बैक्टीरिया पैदा हो और वो सोर हो जाए, वो कर्ड बन जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? Why does this milk take a long time to set as curd? Because this milk has baking soda in it, which has neutralized the effect of lactic acid, and we know that to make curd, lactic acid is needed. So this milk takes a long time to set as curd, and for that purpose we have to add the curd from outside. हमें कर्ड को बाहर से इसमें ऐड करना पड़ता है। बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो आज की कहानी समझ में आई सबको बच्चों? चलो, तो ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी वाला पार्ट पूरा हो चुका है, अब हमारा बचता है सिर्फ एग्जाम्पलर वाला पार्ट। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक यू।